सात समंदर पार अथाह नीले जल के हृदय में एक रहस्यमयी और काल्पनिक द्वीप बसा था, जिसका नाम था गोल्डन आइलैंड। ये द्वीप इतना मनमोहक था कि जो कोई इसे देख लेता उसकी आत्मा इस पर मोहित हो जाती। यहाँ की हरियाली इतनी जीवंत थी कि लगता था प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इसे गढ़ा है, और पानी की निर्मलता ऐसी थी कि उसमें स्वर्ग का अक्स नजर आता था। इसे जन्नत कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कदम रखते ही दुनिया के सारे दुख और दर्द दूर हो जाते थे। इसी द्वीप पर खड़ा था एक भव्य दूधिया सफेद विला। उसकी दीवारें कांच की तरह चमकती थीं, इतनी पारदर्शी और चमकदार। जब सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ती थीं, तो उसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती थीं। यह विला नहीं, बल्कि एक सपना था जो जमीन पर उतर आया था। इसके खूबसूरत बगीचे में एक नन्हा शेर और एक कुत्ता अपनी दुनिया में मगन धूप सेक रहे थे। दोनों के बीच का प्रेम इस बात का गवाह था कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। और अब आते हैं उस विला के सबसे खूबसूरत हिस्से में, मास्टर बेडरूम में, जहां सफेद और आसमानी रंग का संगम था, शांति और सुकून का साम्राज्य था। कमरा अपनी सादगी में भी एक भव्य कहानी कह रहा था। उसी कमरे में एक क्वीन साइज बेड पर दो आत्माएं एक दूसरे में सिमटी हुई थीं। एक लड़का और एक लड़की एक ही कंबल में लिपटकर सो रहे थे। लड़का धीरे धीरे लड़की के बालों को सहला रहा था, और लड़की अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाकर उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भर रही थी। ये और कोई नहीं, हमारी कहानी की नायिका माया और उसका जीवन, उसका प्यार अभियान थे। तभी माया ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा, लव, एक बात पूछूं? माया की बात सुनकर अभियान ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा। तुमको मुझसे कुछ पूछने के लिए इजाजत कब से लेनी पड़ी? और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने कहा, बोलो मेरी मायूं। माया ने अपनी आंखों में एक गहरा सवाल लिए पूछा, अगर मैं कभी खो जाऊं तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? ये सुनते ही अभियान की पकड़ माया पर और भी मजबूत हो गई। उसने माया का चेहरा ऊपर किया और उसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोला, पहली बात, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। और अगर तुम मुझसे दूर गई भी तो ये देखो, उसने अपने दिल की तरफ इशारा किया, जहां माया का नाम लिखा हुआ था, ये देख रही हो? जब तुम मेरे पास होती हो तो यह और भी तेजी से धड़कने लगता है। अभियान की बात सुनकर माया के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे यही सुनना था। वह भी अभियान की आंखों में गहराई से देखने लगी। तभी अभियान ने उसे थोड़ा चिढ़ाने के अंदाज में कहा, लेकिन मायूं, सोचो अगर मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया या किसी और के साथ। अभियान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी नज़र माया की आंखों पर पड़ी। उसकी हेजल ग्रीन आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसका चेहरा भी गुस्से से तमतमा रहा था। अभियान को एहसास हुआ कि उसने मजाक में ही सही कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि माया को उसके मुंह से किसी और का नाम तक बर्दाश्त नहीं था। इससे पहले कि अभियान कुछ बोल पाता, माया ने उसकी आंखों में देखते हुए, अपने जबड़े को भींचते हुए और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात अपनी जुबान से निकालने की भी? तुम अच्छे से जानते हो मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा किसी और के साथ होना या सोचना भी नहीं। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ मैं होनी चाहिए, सिर्फ मैं। अगर मैं कभी मर भी गई ना, तो भी मैं वापस आऊंगी, जानते हो क्यों? फिर उसने अपना हाथ अभियान के चेहरे पर रखा और धीरे धीरे सहलाते हुए कहा, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम तो अकेले रह जाओगे। और मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, और उदास हो जाओगे, और मैं अपने बेबी को उदास कैसे देख सकती हूँ? इतना कहकर माया ने अपना चेहरा वापस अभियान की गर्दन में डाल दिया और उसे सूंघने लगी। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था और इस समय वह पूरी तरह से एक सनकी की तरह लग रही थी। वे दोनों इस समय बिना कपड़ों के बस एक कंबल में लिपटे हुए थे। अभियान माया का गुस्सा समझ रहा था, इसलिए उसने उसकी पीठ सहलाना शुरू किया और चूमते हुए कहा, आई एम सॉरी मायूं, मैं सच में बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अभियान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि माया ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। उसकी किस में कोई प्यार नहीं था, बस गुस्सा था। वह अभियान के होंठों को बहुत ज्यादा काट रही थी, बहुत आक्रामक और जंगली तरीके से। अभियान उसे नहीं रोकता, क्योंकि वह जानता था कि माया का गुस्सा इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। लगभग 20 मिनट बाद माया ने उसके होंठ छोड़े। अभियान के होंठों से खून बहना शुरू हो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस माया की आंखों में देख रहा था। माया भी उसकी आंखों में गहराई से देख रही थी,
और फिर वह अभियान के चेहरे पर झुककर गहरी आवाज में बोली, आई वॉन्ट यू। अभियान ने उसकी बात सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन मायू, तुम थक गई होगी। और पर माया ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसी गुस्से वाली आवाज में कहा, मैंने कहा मुझे अभी तुम्हें महसूस करना है। माया की बात सुनकर अभियान समझ गया कि अब ये लड़की किसी की नहीं सुनेगी। वह पलटकर माया के ऊपर आया और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर धीरे से कहा, सॉरी जान, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। बस आप जान लेते हैं तोड़ा कैरेक्टर के बेअमी, और वाह और वाह और वाह। किरदार माया बिसेन बिजनेस की दुनिया की महारानी है, पर उनका चेहरा आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है। और जिसने देखा है वह या तो उनके बहुत खास है या अब इस दुनिया में नहीं है। बिजनेस क्वीन के साथ साथ वह अंडरवर्ल्ड की भी क्वीन है, जिन्हें डार्क डेट के नाम से जाना जाता है। उनकी लंबाई 5.8 फीट है, उम्र 27 साल है और उनका फिगर इतना कमाल का है कि बड़ी से बड़ी मॉडल भी उनके आगे पानी भरती है। उनकी हेजल डार्क ग्रीन आंखें इतनी गहरी हैं कि कोई भी उन्हें देखे तो अपनी सुध बुध खो दे। कंधे तक छोटे बाल और गोरा रंग। उन्हें जिम करना बहुत पसंद है और वह फूडी होने के साथ साथ खाने में चूसी भी है। इनकी जिंदगी में बहुत सारे राज हैं और उन्हें झूठ से सख्त नफरत है। किसी को मारने से पहले वह 2 बार भी नहीं सोचती और वह अपने बॉयफ्रेंड कम फियांसे से हद से ज्यादा प्यार करती हैं। इनका एक ही उसूल है, इनके लवर को प्यार भी यही कर सकती है और चोट भी यही दे सकती है। इनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अभी के लिए इतना ही, बाकी उनके बारे में बाद में जानेंगे। तो बात करें एबियन की। इनकी फैमिली तो वो एक मिस्ट्री के जिसके बारे में आगे पता चलेगा सबको। एज 25 दिखाने सुपर हैंडसम एंड शार्प फीचर्स, हल्की ब्राउन बियर्ड, परफेक्ट डिंपल और ओवरलोडेड क्यूट कली हेयर, डार्क ब्लैक एस 8 पैक्स, अब्स व शेप, वेस्ट, परफेक्ट बॉडी। कोई एक बार देख तो नजर ही ना हटा पाया। ऐसे ही माया पागल नहीं, इनके पीछे बुसीनेस वर्ल्ड में मिस्टर आ नाम से जाने जाते अंडरवर्ल्ड में भी इनका यही नाम चलता है। वैसे तो इन्हें गुस्सा आता नहीं है, बट जब आता है तो हद से जाता खतरनाक, जो सिर्फ माया से ही संट होता है। माया के लिए बहुत पोसेसिव और केयरिंग है। ही ट्रीट माया लाइक अ बेबी एंड शो अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ हर। जब ये 8 ईयर के थे तब से माया के साथ है उनकी शैडो की तरह। इनके भी कुछ सिसर्ट्स हैं जो आपको आगे पता चलेगा। लेट्स चेंज द सीन। एक लड़की जिसका वजन कुछ 80 किलोग्राम के आसपास होगी, दिखने हल्की सावली सी कह सकते। उसने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था अपने फेस पर। एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में डार्क ब्लू हेयर में वो काफी वियर्ड लग रही थी। रोते हुए अपने आंसू को साफ करते हुए तेजी से भागते हुए किसी होटल से बाहर की तरफ जा रही थी। रास्ते में जो भी उसे देखता उस पर हंसता और कोई उसे सिमोथी से देखता। उसी लड़की के पीछे कुछ और लोग भी थे जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो लड़को आज किसी के सुनने की मूड में नहीं थी। खुद में है बड़बड़ाती हुई भागी जा रही थी, बार बार बस एक ही चीज बोले जा रही थी, बी की मैं सबकी दादा से शिकायत करूंगी, किसी को नहीं छोड़गी, देख लेगी सबको। जानते नहीं ये लोग अभी मुझे। उसका ध्यान रोड पर बिल्कुल नहीं था। तभी एक ट्रक फुल स्पीड में आता और उस लड़की को हिट कर देता और वो लड़की दूर जा गिरी ब्लड ले लथपथ 1 मिनट के लिए। तो उसके पीछे आ रहे लोगों को कुछ समझ नहीं आया। तभी हॉर्न की आवाज से वो सब होश में आए और सब एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, मायारा। 1 वीक लेटर, सिटी हॉस्पिटल टॉप फ्लोर VIP रूम में एक लड़की बेड पर लेटी थी। उसके सर पर पट्टी, हाथ में फ्रैक्चर था। ये लड़की कोई और नहीं हमारी मायारा है, जिसका 1 वीक पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा था। उसके आसपास बहुत सारी मशीन लगी थी उसको एक्समिने करने के लिए। उसके पास एक नर्स जो उसे एक्समिने कर रही थी। लगभग 1 हफ्ता हो गया है। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर मेडिसिन ट्रीटमेंट उस लड़की की हो रहा है, पर वो कोई रिस्पांस नहीं कर रही है। सारे डॉक्टर ने उसके ठीक होने की होप लगभग छोड़ दी, पर कहते हैं न मिरेकल होते हैं। ऐसा कि कुछ होता है मायरा की लाइफ में। तभी अचानक सारी मशीन आवाजें करने लग जाती, बिप बिप बिप, जिससे वो नर्स बहुत डर जाती और जोर जोर से डॉक्टर डॉक्टर कह के डॉक्टर को बुलाने लगती ही। 1 मिनट के अंदर ही डॉक्टर की पूरी टीम वार्ड में आती और उस लड़की को चेक करने लगती है। 1 घंटे तक सब कुछ चेक करने के बाद वो डॉक्टर राहत ही सांस लेते हैं और अपने सर पर आया पसीना साफ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो उनकी जान भी जाना पक्का है। सारे डॉक्टर एक दूसरे का देख अपने पल के झपका देते हैं, जैसे कह रहे हो बाल बाल बच गए या अब मायरा ठीक है।
पास खड़ी नर्स को कुछ समझ नहीं आता, वो डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, सब ठीक तो है ना। उसकी बात सुन डॉक्टर कहते हैं, हाँ सब ठीक, पेशेंट इज ऑल राइट। तभी नर्स कहती, पर सर कैसे, अपने तो बोला था इनका बचना नामुमकिन है। एक्चुअली वो नर्स एक मिडिल एज लेडी है और दिल की बहुत अच्छी भी। उन्होंने ही मायारा का एक वीक तक पूरा ख्याल रखा था। उन्हें स्पेसिफिकली मायारा के लिए अपॉइंट किया गया था। उन्हें इस एक हफ्ते में मायरा से काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी और वो भी चाहती मायारा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर एक्सीडेंट बहुत बड़ा था जिसमें मायारा के बचने के चांसेस बहुत कम थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से ऐसा क्वेश्चन किया। वही डॉक्टर उसकी बात सुन कहते हैं, हम कह तो आप सही रही, इनके बचने के चांसेस बहुत कम थे, पर आपने सुना होगा कि मिरेकल भी होते हैं और शायद कोई है जो इनके लिए सच्चे दिल से दुआ कर रहा और शायद उसी की दुआ की वजह कि आज ये जिंदा है, वरना हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। इतना कह वो एक लंबी सांस लेते हैं। वेल मिस डिसूजा नर्स का नाम, आप इनका ख्याल रखिएगा, अभी इन्हें होश नहीं आया है पर किसी भी समय इन्हें होश आ सकता है। एक बार इन्हें होश आ जाए तो यू विल इन्फॉर्म उस जब मैं इनकी फैमिली को कांटेक्ट करता हूँ। मिस डिसूजा उनकी बात सुन कहती है, यस सर। एक एक कर सारे डॉक्टर वार्ड के बाहर आ जाते हैं और मिस डिसूजा भी एक बार मायारा को चेक कर लेती, फिर वो भी वार्ड के बाहर अपने सीनियर और रिपोर्ट करने चली जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मायारा को होश आने में कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगेंगे ही। दूसरी तरफ वो डॉक्टर जिसने मायारा का चेकअप किया था, वो अपने कैबिन में आए 2-3 गहरी सांस लेते और किसियों को आ लगा देते थे। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है और एक गहरी मगर भारी आवाज आती है, बोलो क्या बोलना है और बोलने से 100 बार सोच लेना तुम्हारे बोले हुए हर वर्ड का अंजाम क्या हो सकता है। सामने से ऐसे आवाज और बात सुन डॉक्टर को पसीने आने लगे थे। वो अपना पसीन पूछता हुआ हकलाते हुए कहता, एस सर बा सरबो। डॉक्टर को इतना हकलाते देख सामने से एक गुस्से भारी आवाज आती, जल्दी बोलो। डॉक्टर अपनी सांस थाम के हिम्मत कर कर के बोलता, सर मैम इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर की बात सामने कुछ पल बिल्कुल सुनती छ जाती है। डॉक्टर फिर से बोलना स्टार्ट करता है, सर आप सुन रहे मैम, ठीक शी इज आउट ऑफ डेंजर, बट अभी उन्हें होश नहीं आया है, शाम तक उनको होश आ जाए, फिर एक बार उनका फुल बॉडी चेकअप कर लीज। फिर भी सामने से कोई आवाज नहीं आती और कॉल कट हो जाता। दूसरी तरफ एक मिडिल एज आदमी जो अभी डॉक्टर से कॉल पर बात कर रहा था, कॉल करते ही उसकी आंख 1-2 बूंद आंसू निकल जाते और उसके लिप्स धीरे से भुदभुदते हैं, मेरी एंगल ठीक हो गई, थैंक्स गॉड, थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल में मायारा का वार्ड, जब डॉक्टर बातें करते वो सब बातें मायारा ने सुनी जरूर, वो बेहोश थी मगर उसके सेंसेस एक्टिव थे। कुछ ही मिनट बीते होगी कि मायारा की आंखों की पुतलियां हिलने लगाए और धीरे धीरे मायारा अपनी आंखें खोलती है। उसके नज़र सबसे पहले वाइट सीलिंग पर जाती और वो 2-3 बार ब्लिंक करती, आसपास की चीजें समझने लिए कुछ 5 मिनट लगाते हैं मायारा को सब कुछ समझने में कि वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। फिर वो खुद में ही बड़बड़ाती है, ये दर्द, और अपने सिर पर हाथ रख लेती है और अपनी आंखें मिजाते हुए कहती है, व्हाट द हेल, क्या मैं बच गई, पर कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरी गाड़ी तो खाई में गिरते ही ब्लास्ट हो गई थी, फिर कैसे। इतना बोल माया अपनी आंखें खोल आसपास देखती है। अभी तक उसकी नज़र खुद पर नहीं गई थी, वो इधर उधर देख रही थी जैसे उसको किसी की तलाश हो और भी उसे नहीं दिखा हो, और यही चीज़ उसे गुस्सा दिला रही थी। उसकी ऐस धीरे धीरे लाल होने लगी थी गुस्से में। अपने गुस्से को कंट्रोल करके वो अपनी जगह से उठती और एक हाथ से सहारा लेकर धीरे धीरे वॉशरूम में जाती है। सिंक पर खड़ी हो 2-3 बार वो अपने चेहरे पर पानी डालती है, फिर अपनी नजरें उठा सामने मिरर को देखती और मिरर में देख उसे कुछ अजीब लगता है, पर वो इग्नोर कर दिख रहे खुद के अक्स को देखकर कड़क आवाज में कहती, ही तुम कौन हो और मेरे वॉशरूम में क्या कर रही। ये कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, समझी, निकल यहाँ से, पहले ही मेरा मूड खराब है। फिर थोड़ा रुककर, तुम मेरी कॉपी क्यों रही है। हाँ, समझ नहीं आ रहा कि वो इतना ही बोल पाती कि धीरे धीरे उसकी आवाज कम हो जाती और गुस्से की जगह उसके फेस पर हद से ज्यादा शौक आ जाता, जैसे उसे कुछ रियलाइज हुआ हो। और कुछ 2 मिनट के गैप के बाद वो अपनी जगह से ऑलमोस्ट जोर से चिल्लाते हुए कुदते हुए कहती है, के व्हाट द हेल, ओ माय गॉड, इज दिस ट्रू। ये मैं हूँ नहीं, ये मैं नहीं हूँ। फिर अपने बलों को रब करते हुए थी, बट क्या है पॉसिबल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओ गॉड, 111 दैट्स मीन मैं मर गई हूँ, मतलब मेरी बॉडी मर गई। गया क्या बोल रही हूँ मैं, बॉडी कैसे मर सकती, मतलब मेरी बॉडी खत्म हो गई एंड मेरी आत्मा की किसी और के बॉडी में आ गई है, मेरा रेबॉर्न हुआ। देसी नोवेल्स कहानियों में होता है। फिर थोड़ा पोज लेकर, यार सच में ये सच है या कोई सपना।
खुद को एक जोर का चाटा मार, क्या ये सच है रेबॉन? जैसा कुछ मुझे लगा ये सब कहानियों तक ही सीमित है, और अगर मैं ये बात किसी को बताऊंगी तो वो मेरा यकीन करेगा क्या? हाँ करेगा। करेगा क्यों नहीं? फिर थोड़ी कोल्ड वॉइस में, और अगर नहीं करेगा तो मैं उसे मार दूंगी। हाँ हाँ हाँ, वाव, लगता ऊपर बाला कुछ जाता ही मेहरबान है मुझ पर। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिलैक्स योरसेल्फ। रिलैक्स मायारा, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये है माया। अब मायारा की बॉडी में माया। माया इतना बोल 2-3 लंबी लंबी सांस लेती, फिर अपनी आंख खोल आईने में खुद को देखती है और जोर जोर से हंसने लगती। हा 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 हा, हंसते हुए खुद से कहती है हा हा हा, मैं वापस आई, माया वापस आ गई, माया वापस गई, हा 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 हा। फिर हंसना बंद कर एक डेविलिश स्माइल अपने चेहरे पर, हल्का सा अपना चेहरा टेढ़ा और अपनी आंखों में एक किल लुक लाके कहती, बहुत बड़ी गलती करती माया की जान को हाथ लगाकर मेरे साथ कुछ करते तो आसान मौत मिलती, पर माया के प्यार को बीच में नहीं लाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। अब तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू। इस समय उसके अंदर से एक डार्क मुडर ऑरा बाहर आ रहा था जो उसे बहुत खतरनाक बना रहा था, जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रहा था। माया अपने हाथ को अपनी गर्दन पर रखती तभी उसे कुछ फील होता और उसकी नज़र अपने हाथ के थंब पर जाती है जहां पर एक बहुत यूनिक टैटू बना था। उस टैटू को देख फिर थोड़ा शॉक होती है क्योंकि ये टैटू तो उसने अपने और एबियन के हाथों पर खुद अपने हाथों से बनाया था, तो वो इस लड़की के हाथ में कैसे आया, यही सवाल माया के दिमाग था क्योंकि ये बहुत यूनिक टैटू और कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता था। इस दुनिया में बस 2 ही लोगों के हाथ में ये टैटू था, उसके और एबियन के। फिर वो अपना सर जतक खुद से कहती, जब आत्मा मेरी इस बॉडी में आ सकती तो टैटू भी आ सकता है। फिर टैटू को सहलाते हुए कहती है, देखो जान, मैं वापस आ गए अपने अभी के पास, अब तुम्हें और अकेले नहीं रहना पड़ेगा, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना, ठीक? और एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। अगर मेरी गैर मौजूदगी में तुमने किसी और के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मरूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई और उसके आसपास अजीब सी ठंडक हो गई थी, उसके होठों पर एक अजीब सी हंसी थी, इस टाइम वो बिल्कुल सनकी लग रही थी। खुद को नॉर्मल करके वो एबियन के बारे में सोचत है और वो सोचते ही उसे याद आता है वो कैसे मरी। फ्लैशअप, वो और एबियन न्यूजीलैंड मीटिंग के लिए आए थे और जब वो दोनों मीटिंग से वापस होटल जा रहे थे तो उन्हीं के किसी आदमी ने उनसे गद्दारी करके उनकी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया था। और माया जब होटल जाते टाइम ड्राइव कर रही थी और एबियन उसकी साइड में बेटा उससे बात कर रहा था। उस टाइम दोनों ही बहुत खुश थे कि तभी माया को कुछ साउंड आता है क्योंकि माया के सेंस बहुत स्ट्रांग थे नॉर्मल लोगों से ज्यादा के, और उसे ये पता चलता कि गाड़ी में बॉम्ब है। पर अब देर हो चुकी थी और दोनों का बचना पॉसिबल नहीं था। यही सोच माया अपने फ़ोन में चुपके से किसी को कुछ मैसेज करती है और एबियन की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। एबिया उसे खुद की तरफ देखता पा उससे पूछता, क्या हुआ माया, अभी तो तुम स्माइल कर रही, फिर सडनली क्या हुआ, तुम्हारे फेस को कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना बोल वो माया का हाथ पकड़ लेता है पर माया अभी भी बस उसे देखती है, कुछ बोलती नहीं, जैसे वो कुछ सोच रही हो। माया को जवाब न देता देख एबियन को हल्की सी घबराहट होने लगाती है और वो अपनी सीट बेल्ट खोल माया के फेस को अपने हाथ में पकड़ उससे फिर से पूछता है, माया व्हाट हैपेंड बेबी, क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लोग मुझे घबराहट हो रही है, कुछ बोलो यार। एबियन की बात सुन माया एक हाथ से स्टेरिंग व्हील संभालते हुए दूसरा हाथ एबियन के गाल पर रखते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए शांत मगर गहरी आवाज कहती है, हाउ मच यू लव मी अभी। वही माया की बात सुन एबियन भी उसके आंखों में देखता हुए ही कहता, इस दुनिया में सबसे ज्यादा, खुद से भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता, तुम्हें फिर भी ऐसा सवाल क्यों? उसकी बात सुन माया हल्का सा हंस देती है और फिर कहती, अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे और अपनी जिंदगी में किसी और को शामिल कर? वो अभी इतना बोली ही थी कि एबियन उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता और उसे आगे बोलने से रोक देता है, फिर उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता, कभी नहीं, तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, और तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझी तुम? एबियन की बात सुन माया मुस्कुराने लगती है और हंसती हुई कहती, गुड, वेरी गुड, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। ये सब बात करते हुए उसने गाड़ी अनलॉक करती थी और गाड़ी को ऑटोमेटिक ड्राइव पर डाल सडनली एबियन को उसकी सीट और धक्का देकर बेटा देती और खुद उसकी गोद में बैठ जाती है और उसको बहुत प्यार से किस करने लगती। एबियन को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, फिर वो भी नॉर्मल हो जाता है क्योंकि माया ऐसा पहली बार नहीं कर रही थी, वही माया ने ये सब उसका ध्यान भटकाने के लिए ही किया था। और एबियन का ध्यान भटकते ही अपने पॉकेट से एक निडल जैसा कुछ निकालती है और एबियन के गले में हल्का का चुभो देती है जिससे एबियन माया को खुद से अलग कर उसी तरफ शौकंगी देखने लगता है।
वही माया उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। दरअसल उस निडल में एक ऐसी मेडिसिन थी जिससे इंसान कुछ टाइम के उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और एबियन को भी समझ आ गया था माया ने उसे कुछ टाइम के लिए पैरालाइज किया है, पर क्यों, यही सवाल उसके मन था। और वो अपनी शेकिंग आवाज में माया से कहता है, क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। माया उसकी बात सुन बहुत प्यार से उसके दोनों गालों को पकड़ती और कहती है, अगर मैं कहूँ इस गाड़ी में बॉम्ब है और हम दोनों में कोई एक ही बच सकता तो क्या तुम मुझे छोड़ के जाते। वही माया की बात एबियन की आंखें बड़ी हो जाती और उसकी दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो जाती और भी अपना सर में हिलाने लगता है, क्योंकि अब उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी माया फिर दोबारा कहती, अपना ख्याल रखना और सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि कोई तुमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी देती, और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे खुद के भी नहीं, सिर्फ मेरे। और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करती है। वही एबियन की कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, उसकी आंखें में आंसू भी आ चुके। वो अपनी लाइफ माया के बिना इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था, भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था बहुत हिम्मतें करके। वो बस इतना ही बोल पाता है, मत करो प्लीज, मत करो, मैं तुम्हारे भी बिना ना नहीं रह सकता, ई लव यू सो मच। इतना कहते कि उसके आंखों में से आंसू निकल जाते और पता नहीं क्यों पर वो पता अपने हाथ में पहन हुआ कड़ा माया के हाथ में पहना देता। क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था पर वो ही करता है। माया भी अब तक इमोशनल होने लगी थी पर अपने आंसू पूछते हुए और खुद को स्ट्रांग करते हुए गाड़ी का गेट खोलती है और झटके से एबियन को बाहर की तरफ धक्का दे देती है और चिल्लाकर बोलती, तुम सिर्फ मेरे हो, याद रखना, और मैं अपनी चीजों को कभी नहीं छोड़ती, मैं वापस आऊंगी। इतने में ही गाड़ी गाय में गिर जाती और गिरते ही ब्लास्ट हो जाती है। बूम, फायर 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 फायर। एबियन गाड़ी को ब्लास्ट होता देख जोर से चीखता है। माया इतना याद कर झटके से माया अपनी आंखों को खोलती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल खून की जैसे हो गई थी। उसकी सांसें तेज, बहुत तेज। माया अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश करती। 10 मिनट में खुद को शांत कर माया अपने आप को फ्रेश कर वापस आकर बेड पर बैठ जाती है। फिर खुद को देखती है और कुछ पल रुककर फिर कहती, वैसे ये लड़की कौन है, अब तो बेचारी मर गई है, और ये इतनी मोटी क्यों है, क्या ये बस खाती ही रहती है, और इसके बाल, डैम, ये कैसा हुलिया बना रखा है इस लड़की ने खुद का, क्या इसे किसी ने बताया नहीं, ये बिल्कुल जोकर लग रही है ऐसे। ओ गॉड, क्या इसमें अकल बकल है भी या नहीं। इतना कह अपने हाथ और बॉडी देखने लगती है। माया को मायारा के बारे में अभी तक कुछ याद नहीं आया था। मायारा पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल कर माया अपनी आंखें बंद करके लेट जाती और इस बॉडी के मालिक यानी मायारा की यादों को याद करने की कोशिश करने लगती है। कुछ ही समय बिता होगा कि माया दर्द से करहती हुए अपनी आंखों खोलती है और अपने सर पर हाथ रख लेती है, पर अपने दर्द को भूल उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो, और वो कहती है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इस लड़की की लाइफ तो बिल्कुल किसी मिस्ट्री पजल की तरह है। पर तभी उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, उसकी आंखों में कुछ भाव आकर गुजर जाते हैं। फिर वो खुद से कहती, कुछ भी हो, इसमें इसकी क्या गलती थी जो सबने इस मासूम के साथ ऐसे बेहवे किया, कोई आपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और उनके या किसकी वैट हो रही है, ये आपको आगे टा चलेगा। रहते हुए भी इसके साथ इतना कुछ हुआ। इतना कहते हुए माया एक गहरी सांस लेती है। से माया को भी किसी से लिया इतनी हमदर्दी नहीं होती थी, पर मायरा के लिए हो रही क्यों, ये टू यूज भी नीटा। पर अब मायारा नहीं, मैं माया हूँ, माया जो मासूम तो बिल्कुल नहीं हूँ, और जो मुझे चोट पहुँचता है उसकी जिंदगी नर्क बनाना तो मेरा शौक है। ये कहते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। अब मायारा के हर गुनहगार को सजा मिलेगी, ऐसी सजा जिसे उसकी रूह तक कांप जाएगी। अब मायारा का बदला लूंगी मैं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि दर्द होता क्या है। ये कहते हुए उसके फेस पर एक ठंडी हंसी थी, आसपास का और अब बहुत नेगेटिव था। मायारा बात पर लेटकर सीलिंग को देखते हुए कहती है, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, हाँ 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 हाँ। फिर कुछ सोचते हुए कब उसे नींद आ जाती उसे पता है नहीं चलता है, क्योंकि उसे अभी होश आया था इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, और उसने अपने दिमाग पर इतना प्रेशर दिया, इसलिए अब हम माया को मायारा ही बोलेंगे। ओके, और के फ्लैशबैक होंगे तब मैं आपको बता दिया करूँगी। ओके डन। कोष्टक। तो चलिए अब जान लेते कि मायारा के बारे में। मायारा राजवंश, वैसे इनका नाम होना चाहिए था मायारा सिंह राठौर, मगर
ये अपने नानू का सरनेम यूज करती है कि ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये थोड़ी फैटी है, इनका वजन 80 किलोग्राम टू 90 किलोग्राम्स के आसपास होगा। एज 19 है, गोरी गोलू मालू, बहुत क्यूट, सुपर डुपर क्यूट। इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि ये बहुत फेयर है तो इनकी स्किन जल्दी ही रेडिश हो जाती है। हाइट 5.7, अच्छी खासी हाइट है इनकी। हेजल हल्की ग्रीन एस है। एक यही चीज है इनकी जो माया से मिलती है। माया की आंख हेजल डार्क ग्रीन है, पर अब मायारा की आंखें भी हल्की सी गहरी ग्रीन आ गई जो रास्यों से भरी हैं। खाना खाना और बनाना इनका फेवरेट काम है। माया को खाना बनाना नहीं आता था, पर अब मायारा की मेमोरी से बाबी आ गया। इन्हें सिंगिंग बहुत पास पसंद है और ये बहुत बड़ी सिंगर भी है, जिसे बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी है। मायारा ने अपने नानू से बहुत कुछ सीखा है जो आपको आगे जानेंगे, और बचपन से मायारा उन्हीं के साथ रही है, क्यों ये आपको आगे पता चलेगा। पर ये बहुत मासूम है, आसानी से किसी पर भी बातों पर भरोसा कर लेती है। इन्हीं लोगों की पहचान नहीं है कौन इनका भला चाहता है और कौन बुरा। पर ये बहुत जिद्दी है, अपने पापा से बहुत प्यार करती है और वो भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, पर हमेशा जात नहीं पाती। और मायारा अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करती, पर वो लोग इन्हें जाता पसंद नहीं करते। पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट है, पर ये बात सबसे छुपी हुई है। मिस डिसूजा कुछ समय बाद वार्ड में वापस आती और मायारा को चेक करने लगती। सब कुछ ठीक है या नहीं। एक बार सब चेक करने के बाद वो मायारा की रिपोर्ट रेडी करने लगती है। तभी मायारा अपनी आंख खोलती है। उस होश में आता देख नर्स मिस डिसूजा जल्दी से उसके पास जाती और उसे बैठने में मदद करती है। इस समय उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी थी और बहुत प्यार से उससे पूछती है, अब आप कैसा महसूस कर रही है बेटा, आप ठीक है? पर मायारा कोई जवाब नहीं देती, बस उस नर्स को ही देख रही थी। उसके ऐसा देखने से मिस डिसूजा कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सोचती शायद बच्ची को दर्द हो रहा होगा, इसलिए वो जल्दी से बोलती है, आप रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। इतना बोल वो वार्ड से बाहर निकल से कि डॉक्टर की कैबिन की तरफ चली जाती है। इधर मायारा, जो कि अब माया है, अपनी आंखें गोल गोल घूमते हुए सोचती है, इस नर्स को क्या हुआ? ये तो ऐसे बेहवे कर रही है जैसे मैं इसी की बेटी हूँ। आई डोंट लाइक ऑल दिस, कब मैं यहाँ से जाऊंगी। माया को ज्यादा इमोशनल लोग नहीं पसंद थे। उसके मन में किसी के लिए जल्दी इमोशन नहीं आते थे। वो कह सकते हैं कि वो एक हेयरलेस लड़की थी, हेयरलेस, इमोशनलेस, जल्दी कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करती थी। पर माया वो तो इमोशनल फुल लड़की थी, उसका दिल तो एक पपी के लिए भी पिघल जाए। तो माया अब मायारा की बॉडी में है, तो देखते हैं कुछ गुण मायारा के भी माया में आएंगे या नहीं। 5 मिनट्स में ही वार्ड का गेट खुलता और डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप सही करते हुए आते हैं और मायरा को चेक करने लगते हैं। मायरा नज़र उठा के डॉक्टर को देखती तो कि 45 के आसपास होगा। फिर उसके हाथ का देखती है जिससे उसने मायरा का हाथ पकड़ा था। डॉक्टर मायरा से पूछते हैं, अब आप कैसा फील कर रही है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? मायरा अगेन नो रेस्पोंसिव, वो बस मूर्ति बनी बैठी थी और डॉक्टर के हाथ को घूर रही थी। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता। अपना चश्मा सही कर भी अपना क्वेश्चन रिपीट करते और मायरा का फोरहेड चेक करने लगते हैं। तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज पड़ती है, हाथ हटाओ। इस सेंटेंस के साथ ही वार्ड का तापमान गिरने लगता और वार्ड में मौजूद डॉक्टर और नर्स के गॉसिप्स आ जाते हैं। डॉक्टर अपनी नज़र उठा मायारा को देखते उनकी आंखें मायारा की आंखें से मिलती है और वो 2 कदम पीछे हो जाते हैं। मायारा की हज़ेल ग्रीन आंखें और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी और वो उन्हीं गहरी आंखों से डॉक्टर को देख रही थी। वार्ड में पूरी तरह से शांति थी, सिर्फ डॉक्टर की तेज सांसों की आवाज़ आ रही थी। तभी उस वार्ड की शांति को ख़त्म करते हुए मायरा धीरे से कहती है, हाउ डरे टू टच मी? बिना मेरी परमिशन के मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मायारा ने कहा, जरूर धीरे से था, पर उसकी आवाज़ सुन के वार्ड में मौजूद लोग कांप गए थे और डॉक्टर की तो हवा ही निकल गई। वो अपनी कांपकपाती आवाज़ में कहता है, मैम मैं तो बस आपको चेक कर रहा था, आप ठीक है या नहीं? डॉक्टर की बात सुन मायारा उसे अपने हज़ेल डार्क ग्रीन आंखों से उसे घूरने लगती है। तो डॉक्टर कुछ समझ के जल्दी से कहता है, सॉरी मेरी गलती थी, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। डॉक्टर की बात सुन मायारा के होठों पर एक अजीब सी स्मारक वाली हंसी आ जाती है और वो बेड पर आराम से टेक लगाकर बैठ जाती है और कहती है, गुड इंटेलिजेंट हो तुम, नहीं तो क्या पता अभी इस हॉस्पिटल के किसी बेड पर तुम पड़े होते। कोल्ड स्वेट स्माइल, आगे से ध्यान रखन कब क्या बोलना और करना चाहिए, ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए बच गया। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। वही मायारा की धमकी सुन तो डॉक्टर अपना सर का पसीना साफ करते हुए मन ही मन भगवान से कह रहा था, मैं क्यों आया इसे चेक करने, मेरी मति मारी गई थी, पागल हो गया था मैं। भगवान बस एक बार में इस वार्ड से सही सलामत बाहर निकल जाओ, 10 किलोग्राम मोतीचूर के लड्डू चढ़ाओगा।
डॉक्टर अपने ही ख्याल में घूम थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया मायारा कब से उन्हें ही घूर रही हैं। वही मिस डिसूजा देखती डॉक्टर तो यहाँ होकर भी नहीं है, तो वो जाके डॉक्टर हो थोड़ा सा हिलाती हो। डॉक्टर डॉक्टर। मिस डिसूजा के हिलाने से डॉक्टर हकीकत में वापस आते हैं और नर्स की तरफ देखते हैं। नर्स उन्हें मायरा की तरफ इशारा करती जो उन्हें कब घूर रही थी। डॉक्टर हड़बड़ाहट में कहते, वो मैं क्या आपको एक बार चेक कर लूँ कि सब ठीक है या नहीं। डॉक्टर की बात सुन मायारा अपना सर हिला देती है और कहती है, हम पर जल्दी करो। डॉक्टर मायारा को नर्स की हेल्प से जल्दी जल्दी चेक करते हैं, उसे कुछ सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मायारा हाँ या ना में देती है। सब कुछ करने के बाद माया को वो बताते हैं वो अब बिल्कुल ठीक है, बस हाथ में फ्रैक्चर है और सर में चोट है जिसका अभी खास ख्याल रखना है क्योंकि वह लौटा के आए हैं और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। डॉक्टर ही सारी हिदायत सुनने तक मायरा चुप थी। जैसे ही डॉक्टर अपनी बात खत्म करते हैं तभी उन्हें माया की आवाज़ आती आती वो बड़े ही एरोगेंटली कहती है, गेट आउट। माया का बात सुन डॉक्टर की हिम्मत ही नहीं 1 और सेकंड वार्ड रुकने की और वो जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। हंस बच गया, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता मेरा। मैंने कैसे कैसे सोच लिया उस इंसान की बेटी भोली भाली हो सकती। सच में इंसान की शकल से उसकी पहचान नहीं की जा सकती। दिखने में कितनी मासूम है पर हरकतों अपने बाप से भी 2 कदम आगे ही निकलेगी। डॉक्टर एक बार मुड़ के वार्ड की देखते और अपना सर ना में हिलाते हुए कहते हैं, जब तक ये यहाँ है मैं अब इस तरफ भी नहीं आऊँगा। और वो डॉक्टर अपने दूसरे पेशेंट को चेक करने चले जाते हैं। वार्ड में मायारा अपना सर बैग से टिकाया आंखें बंद किया बहुत गहराई से कुछ सोच रही थी। मायारा अपने आप से कहती है, मैं क्यों भूल जाती हूँ मैं माया नहीं हूँ जिसे किसी से मतलब नहीं है, कोई मारे या जिए मैं अब मायारा हूँ जिससे मैं उसकी पहचान तो नहीं छीन सकती और कहीं ना कहीं मुझे मायारा ही जिंदगी जीनी है। मायारा की जिंदगी अभी शुरू हुई है और मेरी खत्म हो गई है। मेरी जिंदगी में बस एक शख्स है जिसके लिए मैं जीती थी पर मायारा उसके जिंदगी में काफ़ी लोग हैं जिन्हें वो अपना मानती है। माया इसी कसमकश में थी वो कैसे मायारा की तरफ खुद को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि मायारा एक मासूम दिल की इंसान थी और वो एक बेहराम हो गुस्सा आने पर अपने प्यार को भी नहीं छोड़ती और मायारा की जिंदगी में मौजूद लोगों को की तरफ से अपना पाएगी। वो सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा भी नहीं सकती है क्योंकि ये मौका उसे कहीं ना कहीं मायारा की लाइफ सुधारने के लिए मिला हो। और माया कभी किसी का एहसान नहीं रखती है और माया के बॉडी में उसका होना उसके ऊपर एक एहसान ही हो तो उसे मायारा बनन के सब कुछ अपनाना ही पड़ेगा। यही सब सोचते सोचते मायारा की आंख लग जाती है। शाम का समय मायारा अपने वार्ड में विंडो साइड तक खड़ी थी। ढलते हुए सूरज को एकटक देख रही थी। उसके चेहरे पर सनसेट की सनलाइट पड़ रही थी जो हल्की लाल और पीली था। उस समय मायारा के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही चार्म था जो उसे बहुत खूबसूरत बना रहा था। उसके चेहरे को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे अभी होश आया है या वो कमजोर है। मायरा का रूम हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर था। वीवीआईपी बहा की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी तो सुविधाएं अभी जाता थी। मायरा अभी शांति बही खड़ी थी तभी वार्ड का गेट खोलकर नर्स अंदर आती है। मायरा को देख वो धीमे से बोलती है, मैम आपके दवाई का टाइम हो गया है, डॉक्टर ने आपको दवाई से पहले कुछ खाने को कहा है। नर्स की बात सुन मायरा उसको एक नज़र देख बेड के पास आके उस पर बैठ जाती है और नर्स बेड के ऊपर टेबल सेट करने लगती है खाने के लिए। टेबल सेट कर नर्स साइड में खड़ी हो जाती है। मायरा खाने की टेबल पर देखती है जहां पर वेजी स्टू सौंप रखा था, साथ में एक गिलास जूस। मायरा के राइट हैंड में फ्रैक्चर था और लेफ्ट बिल्कुल ठीक था। माया अपने दोनों हाथ एक साथ इस्तेमाल कर सकती थी इसलिए वो अपना लेफ्ट हैंड से सौंप की पहली शिप लेती है और लिटरली उस सूप का टेस्ट इतना बुरा था कि वो डायरेक्ट सूप उगल देती है और उस नर्स को घूर के देखती है। वो नर्स पर चिल्लाने ही बली थी कि तभी वार्ड का गेट एक तेज आवाज के साथ खुलता है और 2 लोग जल्दी जल्दी घबराते हुए अंदर आते हैं। एक मिडिल एज से थोड़े ज्यादा उम्र के कपल इस समय वार्ड में खड़े थे और अपनी भरी हुई आंखों से मायरा को देख रहे थे पर मायरा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो एक नज़र उन दोनों लोगों को देख वापस अपनी नज़र गुस्से में उस नर्स की तरफ करते हैं बट विथ इन अ सेकंड उसे कुछ रियलाइज होता है और वो वापस उन दोनों लोगों के तरफ देखती जो अभी भी अपनी जगह खड़े एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मायरा को नम आंखों से देख रहे थे। वही मायरा अब उन्हें पहचान जाती है कि यह कोई और नहीं मायरा के नाना नानी है जिनके साथ मायरा इतने साल रही और ये मायरा से बहुत प्यार करते हैं, कह सकते अपनी जान से भी ज्यादा। यही सब याद करके मायरा के चेहरे पर अब कॉन्फ्लिक्टेड इमोशन आ जाते हैं क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो अब कैसे रिएक्ट करे इन लोगों के सामने। उसे इन सब आदत नहीं, वो माया है। उसकी जिंदगी में बस एक इंसान था, उसका दिल बस एक लिए धड़कता है, एबियन और कोई नहीं।
पर मायारा उसकी बात अलग है, उसके दिल में तो सबके लिए प्यार, खास करके अपने नाना नानी के लिए। वो भी उनसे बहुत प्यार करती थी, तो उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। मायारा अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक कोई आके जोरों से अपने सीने से लगा लेता और रोने लगता है, किसी के खुद ऐसी चुने से पहले तो माया को बहुत गुस्सा आता है, पर जब वो देखती ये कोई और नहीं मायारा की नानी, जो उसे गले लगा के रो रही हो और उनके पीछे उनके हस्बैंड भी खड़े हैं और उनकी आंखों में भी आंसू हैं। उनके आंखों में मायारा के लिए सिर्फ प्यार और परवाह थी, और वो भी आगे बढ़कर मायारा और उसके नानी को हल्के से गले लगा देते हैं। दोनों लोगों को देख मायरा अपनी आंखें बंद करती है, पता नहीं क्यों, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था उनका ऐसे रोना। अब हो सकता है इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब मायरा की बॉडी में है और मायरा इनसे बहुत प्यार करते थी, या शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे एबियन के अलावा और लगे लगा रहा, वो भी इतने प्यार से। खैर वो तो बाद में जानेंगे ऐसे क्यों, पर वो उनसे बोलना चाहती थी कि वो ठीक है, आप लोग न रो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे बोले, क्या करे, क्योंकि माया ने अपनी लाइफ कभी किसी को कंसोल नहीं किया था। फिर भी वो अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज कर धीमी सी आवाज में कहती, मैं ठीक हूँ, आप लोग शांत हो जाएंगे। इतना कह मायरा चुप हो जाती है। वही मायारा की बात सुन उसके नाना नानी अपने आंसू पहुंचते पीछे होते हैं, और मायारा की नानी उसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़ बहुत प्यार से उससे पूछती है, कैसी है मेरी एंजल, और कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है मेरे बेटे को, बताओ अपनी नानी को। अपनी नानी की बात सुन मायरा अपना सर न में हिलते हुए एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहती है, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए। मायारा के नाना भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, हमें माफ कर दो बेटा, हमें आपको अकेले यह नहीं भेजना चाहिए था, ना हम आपकी बात मानते, ना आप यह अकेली आती, ना ये सब आपके साथ होता। ये जानते हुए यहाँ सब आपकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं, कितने दुश्मन हैं हमारे, फिर भी हमने आपको यहाँ भेज दिया। इन सॉरी बेटा, अपने नानों को माफ कर दो, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये सब बोलते हुए उनका गला रुंध गया था और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मायारा उनको ऐसा रोते देख उनका हाथ अपने सर से हटा अपने हाथों में पकड़ती है और अपने ही पास बेड पर बैठा देती और हल्की कंसर्न भरी आवाज में कहती, मैं ठीक हूँ, आप रो क्यों रहे हैं, देखिए मुझे, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। फिर माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहती, क्योंकि अब उससे ये इमोशन अत्याचार सहन नहीं हो रहा था, प्लीज ऐसे रोए मत, वरना क्या पता यही मेरे बगल आपका भी बेड लग जाए, फिर आप अपना ध्यान रखेगी या मेरा। मायारा का तरीका काम करता है और उसके नाना नानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो लोग खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हैं। तभी मायरा अपने नाना से पूछती है, वैसे आपको कैसे पता मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं यहाँ हूँ, आप लोग तो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पर गए थे। उसे ये मायारा की मेमोरी से पता चला था उसके नाना नानी घूमने गया है, वो भी काफी दूर। मायरा की बात सुन उसके नाना जी उससे कहते हैं, हाँ हमें नहीं पता था इस बारे, और तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हें लेकर जब हमें ये पता चला। तुमने हमें पूरे हफ्ते कॉल नहीं किया तो हमें लगा शायद तुम अपने परिवार से साथ हो और बिजी होगी, मजे कर रही होगी, क्योंकि आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी उस दिन तुम बहुत खुश थी और जहां हम थे वहां का नेटवर्क भी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाए। और जब हम आए तो तुम्हारे मामा मामी भाई ने बताया जब आखिरी बार तुम्हारी उनसे बात हुई तो तुम्हारे भाई से तुम्हारा झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर, तो उन्हें लगा शायद तुम उनसे अभी तक नाराज हो, इसलिए शायद तुम उनकी कॉल पिक नहीं कर रही हो। तो उन लोगों उन्हें तुम्हें थोड़ा स्पेस देने की सोचा, तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारे गुस्से को हम सभी जानते हैं, वैसे तो आता नहीं है और जब आता है तो क्या ही कहने हैं। नाना जी की इस बात पर नानी के लब मुस्कुरा देते हैं और मायारा भी उनको देखने लगाती है और मन में कहती है, वैसे कह तो सही रहे हैं इस छोटी पटाखा मायारा को खाक को गुस्सा तो काफी खतरनाक है, इतना सोच उसके होठों पर छोटी सी बिल्कुल जरा सी स्माइल आ जाती है। तभी नाना जी आगे बोलते हैं, 2 दिन पहले हम दोनों इंडिया आ गए थे, हमें पता चला तुम्हारे झगड़े के बारे में किस वजह से तुम्हारा फाइट हुई तुम्हारे भाई से, और हमें इस बारे में तुमसे बात करनी है। इतना बोल वो मायारा के चेहरे को देखते जैसे कुछ जाना ना चाहते हो, पर मायारा एक्सप्रेशन लेस फेस उनकी बात सुन रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर आगे बोलते हैं, जब हम इंडिया आए तो आपको बहुत कॉल्स किया, आपका फ़ोन बंद था, आपकी लोकेशन भी नहीं मिल पा रही थी, हमें आपकी चिंता होने लगी, जो आदमी हमने आपके पीछे आपकी सेफ्टी के लिए लगाया थे उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा था, उनसे हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आपके दोस्तों से बात की, उन्होंने बस इतना बताया कि 1 हफ्ते पहले आपका एक्सीडेंट हुआ है, पर उन लोगों ने कहा है ये उनको भी नहीं पता, एक्सीडेंट के जस्ट बाद कुछ लोग आए और आपके लेके चले गए।
कुछ समझ नहीं आ रहा था आपको कैसे ढूंढे, पूरी रात ऐसे ही निकल गई। आपकी नानी की तबीयत खराब होने लगी थी। आपके मामा और भाइयों को कहीं न कहीं अंदेशा हो गया था कि आप किसके पास हो सकती है। उन्होंने अपने नेटवर्क से पता कराया, उनका शक बिल्कुल सही निकला। आपको बाहर से ले जाने वाले कोई और नहीं, आपके डैड के आदमी थे। आपके डैड ने ही आपको सबसे छुपाकर यहाँ रखा था। नाना जी हल्के गुस्से से आगे कहते हैं, सुबह से आपके डैड और उनके असिस्टेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके बारे में जानने के लिए, पर मजाल के उस आदमी ने एक भी कॉल उठाया हो। पता नहीं इतना घमंड आया कहाँ से है उसमें। अभी 1 घंटे पहले उसके असिस्टेंट का MSG आया जिसमें इस हॉस्पिटल का पता था। जैसे अगर एक कॉल करता तो शायद घिस जाता। पता नहीं खुद क्या समझता क्या जनता नहीं मुझे वो, मेरा नाम भी विस्मबर राजवंश है। नाना जी आगे कुछ बोलते तभी नानी उनको हल्के से डांटते हुई बोलती है, बस कीजिए, आप भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ये तो देख लो बच्ची बीमार है, पर आपको तो बस जब भी मौका मिले अपने दामाद को सुनना है। नाना जी खुद को डिफेंड करते हुए बोले, पर मैंने क्या गलत बोला, आप ही बताइए। अब भाग्या अगर वो हमें बता देता कि हमारी बच्ची की क्या हालत है तो उसका कुछ चाला जाता। क्या हमारी बच्ची यहाँ मौत से जूझ रही थी और हमें इस बारे में खबर भी नहीं थी? बताइए आप क्या हम गलत कह रहे हैं? ये कहते हुए वो थोड़े इमोशनल हो गए थे। मायारा समझ रही उसके नाना और डैड के बीच में रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है। तभी नानी हल्के गुस्से से उन्हें चुप करते हुए कहती, बस कीजिए आप, अब एक और शब्द नहीं। और नानी जी मायारा की तरफ देखने लगती जो कब से उन लोगों की तरफ देख रही थी, या कहो उनका जगाड़ा देख रही थी। उसके लिए ये सब काफी नया था। इस तरह की क्यूट फाइट तो बोर तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। नानी जी माया से कहती हैं, क्या देख रही हो बेटा? मायारा, कुछ नहीं, बस आप लोग हमेशा ऐसे हो, लड़ते हो क्या? उसकी बात नानाजी हंसते हुए थिड़ा मजाक में कहते हैं, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, अरे ये तो हमारा रोज का है। नाना जी भी थिड़ा ड्रामा करते हुए कहते हैं, हम बेटा तुम्हें तो पता है तुम्हारी नानी मुझ पर कितने जुल्म करती है, इतना कहे मासूम सा फेस कर लेते हैं। नानी उनको एक नज़र देख इग्नोर करती और उनकी नज़र मायार के टेबल पर पड़ती है जहां खाना अभी भी वैसा के बेसा रखा था। तो वो मायारा से पूछती है, क्या हुआ बेटा, आपने खाना क्यों नहीं खाया? अब मायारा को समझ नहीं वो क्या कहे कि ये खाना बहुत बेकार कुछ और, तो वो कुछ नहीं बोलती। उसके फेस एक्सप्रेशन थोड़े नापसंदगी वाले थे। नानी समझ जाती मायारा को ये खाना पसंद नहीं आया है, तो वो बोलती, क्या हुआ, ये खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? मायारा उनकी तरफ देखते हुए सोचती है, इन्हें कैसे पता, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। इतना सोच अपना सर ना में हिला देती है। इस टाइम मायारा बहुत क्यूट लग रही। उसकी नानी को पता था मायारा को हर चीज़ पसंद नहीं आती है, तो वो कहती है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट करो, हम आपके लिए कुछ अच्छा सा लाते हैं खाने को, ठीक है? और उसका माता चूम वार्ड से बाहर आ जाती है। वार्ड के बाहर ही उन्हें मिस डिसूजा मिलती है जो मायारा की पर्सनल नर्स थी। मिस डिसूजा उनके हाथ में खाने की ट्रे देख उनसे पूछती है, क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं कुछ हेल्प करूं? नानी जी उनकी तरफ स्वलिया भाव सी देखती है, डे से पूछ रही आप कौन? मिस डिसूजा उनका इशारा समझ के अपना इंट्रोडक्शन देती है, हेलो मैम, मैं मायारा मैम की पर्सनल नर्स, सर मैं मायारा मैम का ख्याल रखने के लिए रखा है। नानी उनकी बात सुन कहती है, अच्छा वो ये खाना मायारा को पसंद नहीं आया तो क्या आप बात सकती है, कैंटीन किधर है, मैं खुद मायारा के लिए कुछ बना देती हूँ। मिस डिसूजा, मैम आप मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। नानी जी उन्हें बिग में ही रोकती हुई कहती हैं, नहीं आप रहने दीजिए, मायारा को जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। मिस डिसूजा, यस मैम, क्यों नहीं, चलिए। और वो दोनों कैंटीन साइड चले जाते हैं। क्योंकि मायारा के डैड के सख्त हिदायत थी कि मायारा को कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही वार्ड में अब भी मायारा और उसके नाना थे। उसके नाना उससे पूछते हैं, अब ठीक हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? मायारा ना जवाब देती कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी नाना का फोन रिंग करता, वो देखते हैं उनके बेटे का कॉल है। वो उठाते हैं पर बात नहीं हो पाती, शायद नेटवर्क इशू की वजह। तो वो अपने जगह से उठ मायारा के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, मैं आता हूँ जरा, तुम्हारे मामा का फोन है, वो लोग भी तुम्हें लेके परेशान हो रहे हैं, यहाँ शायद थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम आराम करो, ठीक है? और कॉल लगाते हुए वार्ड के बाहर आ जाते हैं वो भी। अब वार्ड में मायारा अकेली थी। वो एक गहरी सांस लेके बेड पर सीधी लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर इस समय बहुत शांति थी। चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मैं बात दूं मायारा के नाना नानी के बारे में। विस्मबर राजवंश। नाना जी 77 एज, एक जाने माने बिजनेसमैन। अपने यंग एज में इन्होंने अपने डैड की एक छोटी सी कंपनी से स्टार्ट किया था और आज एशिया में नो 3 पर आती है इनकी कंपनी।
इनके डैड भी से तो एक किसान थे, पर समय के साथ चलना यही नियम, तो उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की जो मिस्टर विश्माबार अपने मेहनत से इतने ऊंचाई पर पहुंचाई। इनके मिजाज काफी सख्त है, पर बाहर वालों के लिए मायारा से बहुत प्यार करते वो जान है। इनकी बेटी दामाद से इनके रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। क्यों, ये आगे बताएंगे। मायारा को जिद्दी बनाने में इन्हीं का हाथ है। ये मायारा को कभी ना नहीं बोल सकते, इसका एक एग्जाम्पल को जल्दी मिलेगा। बिना राजवंश मायारा की नानी 75 एज दिखने में अभी काफी खूबसूरत, देख के कोई नहीं कहेगा कि ये 70 जोड़ है, दिखने में 50 जोड़ लगती है। ये एक हाउस वाइफ है, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है, पर मायारा से थोड़ा ज्यादा। कुकिंग करना इनका शौक है और एक टाइम पर इनका प्रोफेशन था। जी हाँ, ये एक बहुत अच्छी चेफ थी और मायारा ने इनसे ही खाना बनाना सीखा है। पर अब ये बस अपने परिवार के साथ रहती और उनका ही ख्याल रखती है। सिंपल, सुंदर और दिल के साफ लेडी है। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा कमल राजवंश, छोटी बेटी माही राजवंश। मायारा की मोम कमल राजवंश मायारा के मामा 50 के आसपास, दिखने में एकदम मस्त, खुश मिजाज, अपनी फैमिली से प्यार करने वाले। ये अपनी डैड की कंपनी संभालते हैं, विश INTERPRISES। अपने डैड के रिटायरमेंट के बाद यही कंपनी से मैनेज करते हैं और अब यही कंपनी के मड हैं और ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। अपनी वाइफ से बहुत डरते हैं पर प्यार भी बहुत करते। इनके 3 बेटे हैं और मायारा इनकी जान, क्योंकि इनका कोई बेटी नहीं है, मायारा से बहुत प्यार करते हैं। काशी राजवंश मायारा की मामी 45 के आसपास, दिखने में एकदम खूबसूरत, वेल एडुकेटेड। ये NGO संभालने का काम करती है। इनका स्वभाव सख्त है, इन्हें चापलूसी वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। जो इनके मन में होता है भी इनकी जबान पर किसी को सुनाने से पहले ये नहीं देखती सामने कौन है। इनके लिए जो सही है वो सही और जो गलत है वो गलत। करण राजवंश बड़ा बेट 27 एज, स्वभाव से एकदम कड़ूस, सख्त मिजाज, बाहर बालों के लिए दिखाने में एक हीरो माफिक। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली अपनी माँ और बहन से। न्यूयॉर्क में इनका खुद का बिजनेस है और अपने डैड की कंपनी भी संभालते हैं। मायरा इनकी प्रिंसेस है, उसे एक फादर फिगर की तरह प्यार करते और ये काफी समझदार हैं। वरुण राजवंश 24 एज, इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी गुस्से बली है। ये एक डिजाइनर है, इनका खुद का ब्रांड है लूकस में, एकदम क्लासी और स्टाइलिश। मायरा से बहुत प्यार करते हैं। वंश राजवंश 22 एज, ये बहुत मस्ती घोर है, सबको परेशान करना इनका फेव कम है। इनका लोग ट्रेंड पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं और ये अभी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये एकदम दिखने में क्यूट और स्वीट टाइप के हैं, इसलिए अच्छी खासी फॉलोइंग होल्ड करते हैं। इनके दादू उनके आइडल है, ये भी उनके तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। राम सिंह राठौर मायारा के दादा बहुत सख्त स्वभाव के हैं, पर अपने परिवार से बहुत प्यार करते और ये मायारा से भी बहुत प्यार करते, पर कभी जाता नहीं पाते। क्यों, आपको आगे पता चलेगा। जानकी सिंह राठौर दादी जी दिल की बिल्कुल साफ, पर तेज दिमाग, पर थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखने वाली, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। मायारा से सबसे ज्यादा, पर मायरा का परिवार से अलग होने कहीं न कहीं इनका भी हाथ था। ऐसा क्यों, आपको आगे पता चलेगा। मायारा की हर विश पूरी करना ही होता है इन्हें। इनके 4 बच्चे हैं, लव, कुश, रीटा, मनीष। लव सिंह राठौर बड़े बेटे मायारा के बड़े पापा, ये स्वभाव से बहुत अच्छे, एक बहुत अच्छे इंसान है, अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हो। ये थोड़े फैटी हैं क्योंकि इन्हें अपनी जिंदगी खुल के जीना पसंद है। ये एक आर्टिस्ट हैं, मायारा से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो घर में सबसे छोटी हैं और ये उससे नाराज नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता जब उससे गलती हुई वो छोटी थी, उसमें इतनी समझ नहीं थी। दीपा सिंह राठौर बड़ी बहू मायारा की बड़ी माँ, स्वभाव की सख्त पर दिल की नर्म, सबसे बहुत प्यार करती है, पर इन्हें डिसिप्लिन में रहने वाले लोग ज्यादा पसंद हैं जो इनके पति बिल्कुल फॉलो नहीं करते। मायारा से ये बहुत नाराज हैं और सानिया का बहुत प्यार करती है क्योंकि वो इन्हें घर सबसे ज्यादा समझदार और डिसिप्लिन लगती है और उसके लिए एक हमदर्दी भी है इनके दिल में। ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनके 2 बच्चे हैं, दीप और दीपिका। बड़ा बेटा दीप सिंह राठौर 28 एज, दिखने में वरुण धवन टाइप। दीप सिंह राठौर है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के, इन्होंने अपने भाई के साथ अपने दम पर कंपनी खड़ी है लंदन में और ये काफी पावर होल्ड करते हैं। ये बहुत सख्त स्वभाव के, कहीं ना कहीं अपनी मम्मी से बहुत इंस्पायर है, इन्हें हर चीज परफेक्ट पसंद है। ये मायारा से भी प्यार करते के, पर ज्यादा बाकी भाई बहनों से कम, क्योंकि बा इन्हें बिगड़ी हुई लगती है और सानिया भोली भाली। दीपिका सिंह राठौर बेटी 25 उम्र, दिखने में एकदम ब्यूटीफुल हॉट, ये भी अपना फैमिली बिजनेस संभालती करती हैं। ये कुछ ज्यादा है, अरोगेंट है, पर दिल की बुरी नहीं है। इन्हें मायारा बिल्कुल नहीं पसंद, पर सानिया इनकी फेव है, उसे ये बहुत पसंद करती।
और हमेशा उसी का साइड लेती है। छोटा बेटा कुश सिंह राठौर, मायारा के डेट दिखने में एकदम मस्त, बढ़िया हाइट, शार्प जा, इनके फेशियल फीचर बहुत अमेजिंग है। 45 जोड़ होने के बाद भी 30 to 35 लगते हैं। इनका ऑरा ही अलग है, घर में सब इनसे डरते हैं। ये जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, पर जब करते हैं तो बहुत भयानक। वैसे तो ये अपना फैमिली बुसीनेस संभालते हैं, पर इनका खुद का बहुत बड़ा बुसीनेस है। ये बहुत खतरनाक हैं। इनके कनेक्शन माफिया में भी है। KSR नाम लोगों का डराने के लिए काफ़ी है। ये अपनी लाइफ में 3 लोगों से बहुत प्यार करते, पहले इनकी माँ, दूसरा इनकी वाइफ, कौन सी ये आगे पता चलेगा, और तीसरी मायारा। मायारा इनकी जान। मायारा को घर से दूर भेजने में कहीं न कहीं इनका भी हाथ था, क्यों ये आगे जानेंगे। फर्स्ट वाइफ कविता सिंह राठौर, कुश जी की पहली बीवी। इनके बारे बाद में जानेंगे, क्योंकि वो एक ट्विस्ट है। इनके 3 बच्चे हैं, वीर, सानिया, शान। बड़ा बेटा वीर सिंह राठौर, उम्र 26, शांत स्वभाव, दिल के बहुत अच्छे, लुकस कुछ अपने डैड के जैसे। अपने भाई दीप सिंह राठौर के साथ बुसीनेस करते हैं। इनके डैड इनके आइडल हैं, इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। कौन सी माँ ये आगे बताया। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। मायारा से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं ये उसे पसंद ना करते हैं, पर उससे नाराज है। अपने बहन भाई से बहुत प्यार करते हैं। सानिया और शान दोनों ट्विंस हैं। इनको बर्थ देते टाइम इनकी माँ कविता की डेथ हो गई थी। तो बात करें सानिया सिंह राठौर की, उम्र 22, दिखने में ब्यूटीफुल, 5.5 हाइट, हाँ मायरा से कम, सर्फ फीचर विथ शार्प माइंड। बिजनेस सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। दिखने में मासूम सी लगती है, अब है कितनी ये आपको आगे पता चलेगा। ये सबसे प्यार से बात करती है, काफ़ी होशियार है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है। इन्हें हमेशा ये लगता है कि मायारा इनसे इनका सब कुछ छीन लेगी, और ये मायारा से डरती भी है बहुत। सच में या दिखने के लिए पता नहीं। शान सिंह राठौर, 22, उम्र, दिखने ठीक ठाक, अपनी बहन के क्लासमेट। बहुत एरोगेंट और बदतमीज है ये। इन्हें इस बात का बहुत गुरूर है कि ये राठौर है तो कुछ भी कर सकते हैं। मायरा से बहुत नफरत करते हैं और अपनी बहन सानिया से बहुत प्यार। सबके सामने अपनी अच्छी पर्सनैलिटी मेंटेन करके रखते हैं। माही सिंह राठौर, मायरा की मोम 40 जोड़ पर अभी भी 25 या 30 की लगती है, बहुत ब्यूटीफुल। एक टाइम पर ये योगा ट्रेनर रह चुकी, तो आप इमेजिन कर लो इनका फिगर। पर अब एक हाउसवाइफ है, बहुत भोली भाली है ये, दिल के बिल्कुल साफ, नर्म दिल की, अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए ये वीर सानिया और शान से भी बहुत प्यार करती। सानिया से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ी वीक है, भोली भाली ऐसा इन्हें लगता है, इसलिए ये मायारा से भी बहुत प्यार करती है, पर कभी जता नहीं पाती है। इन्होंने ही मायरा को परिवार से अलग हॉस्टल भेज दिया था जब वो 7 साल की थी। क्या मैंने पहले बताया है मायरा कब घर से बाहर रहने लगी, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा, पर मायरा के नाना नानी बाद में उसे अपने साथ ले गया थे। इनका फैमिली इनसे नाराज। इनके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, वो आगे जानेंगे। छोटा बेटा मनीष सिंह राठौर, ये अपने में रहने वाले इंसान ही, इन्हें फैमिली को देने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। बिजनेस माइंडेड पर्सन है, अपनी फैमिली प्यार करते हैं। ये अपने कॉलेज टाइम में किसी से दीवानों की तरह प्यार करते थे। गीता सिंह राठौर, छोटी बहू, ये दिल की अच्छी है और परिवार से बहुत प्यार करती, किटी पार्टी में हमेशा लगी रहती है। इनका एक बेटा है। मायरा इन्हें कुछ खास नहीं पसंद, क्योंकि सानिया इनकी फेव है और सानिया की मोम इनकी अच्छी दोस्त थी। गौरव सिंह राठौर, गीता जी का बेटा, 24 एज, ये अपने बड़े पापा को बहुत मानते हैं। मायरा के डैड, इनका खुद का बिजनेस है जो इन्होंने 17 की उम्र में ही शुरू कर दिया था। अपने काम में ही रहते हैं, इन्हें जाता किसी से खास मतलब नहीं है। अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली अपनी बड़ी मोम से। मायरा की माँ ये हैं जरूर छोटे और इन्हें इंसान की समझ है। इनकी सानिया और शान जाता नहीं पसंद और ये घर के मैटर में जाता इन्वॉल्व नहीं होते। मायरा से बहुत प्यार करते हैं, न ये उससे कभी नाराज थे। इनके कुछ सीक्रेट है जो हम आगे जानेंगे। मैं एक छोटा था रिकाप दे देती हूँ, तो जिसने चैप्टर नहीं रीड कर होगा उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने जाना था कि मायरा से मिलने उसके नाना नानी आते हैं और वो थोड़े इमोशनल हार जाते हैं, फिर उसे बताते हैं वो उस तक कैसे पहुँचे। इसी बच्चत में मायरा को पता चलता है उसके नानू उसके डैड को पसंद नहीं करते। मायरा की नानी उसके लिए खाना बनाने गई थी और नाना अपने बेटे को इन्फॉर्म करने की मायरा अब ठीक है। लेट्स बिगिन। मायरा अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। उसे आज पहली बार एक फैमिली वाली फीलिंग आई थी। ऐसा नहीं था वो अभियान के साथ खुश नहीं थी, वो खुश थी, हद से ज्यादा खुश, पर उसने आज जो फील किया वो काफी नया था उसके लिए।
जिस तरह नानी जी ने इस गले लगाया नाना जी का उसकी परवाह करना, उसके खाना पसंद ना होने पर नानी का उसके लिए खाना बनाने जान, ये सब उसे अच्छा लगा था। पर मन में कश्मकश एक थी कि ये सब उसका नहीं मायरा का है। वो यही सब सोच रही थी। थोड़ी देर बाद वार्ड में मायारा की नानी उसके लिए खाना बना के ले आए। मिस डिसूजा की हेल्प से तो उन्होंने देखा मायारा आंखें बंद किए बेड पर लेती है तो वो खाने की प्लेट मिस डिसूजा को पकड़ा धीरे से मायारा के पास जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। अपने सर पर किसी का हाथ के एहसास से मायारा अपनी आंखें खोलती है तो देखती है उसकी नानी उसके पास खड़ी है। मायारा उठ के बैठे जाती है और अपनी नानी से कहती, आप कब आई? वही नानी उसको थोड़ा हेल्प करती है और कहती, आराम से बेटा, चोट लगी है आपको और मैं अभी आई जब आप इतने गहरी सोच में थी। वैसे आप ऐसा क्या सोच रही थी? मायारा उनकी बात सुनको एक्सप्रेशन लेस भाव से कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे है। आप बैठिए, खड़ी क्यों हैं? मायारा की बात सुन नानी मुस्कुराने लगती है, कहती है, मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हारे नाना कहाँ गया है? इतना कह वो मायारा के लिए खाने की टेबल सेट करने लगती है। मिस डिसूजा भी उनकी हेल्प करती है। मायारा उनकी बात का जवाब देती, वो बाहर है कॉल पर। इतने में ही वार्ड का गेट फिर खुलता है और नाना जी अंदर आते हैं। उनको देख नानी जी उनसे हल्के गुस्से से पूछती हैं, कहा थे आप मायारा को छोड़कर क्यों गया? इतना भी क्या जरूरी काम आ गया था आपको कि बच्ची को अकेला छोड़कर चले गए? उनकी बात सुन मायारा उन्हें देखने लगती है जैसे ये कोई जोक है। मायरा बेलाइक, मी कोई बच्ची नहीं हुई या? नानी जी की बात सुन नाना जी हल्के चिर से कहते हैं, मैं बाहर कोई घूमने नहीं गया था, भाग्यवान आपके ही बेटे और बहू का फोन था, पूछ रहे थे वो मायारा कैसी है, ठीक है या नहीं, जेदा चोट तो नहीं आई? मैं बस बता रहा था कि अब ठीक है, जेदा फिक्र ना करे। और अब आप पूछेगी मैंने यहाँ बात क्यों नहीं की, तो मैं बात दूं क्योंकि यह नेटवर्क प्रॉब्लम थी और आवाज नहीं आ रही थी। इतना बोलते हुए नाना जी मायरा के बेड के पास रखे स्टूल पर बैठ जाते हैं। नाना जी की लास्ट बात सुन मायारा के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है जो उसे और ब्यूटीफुल बना रही थी। नानी जी उनके सुन की मुंह बनाती और उनको इग्नोर कर मायरा के खाने की टेबल के सामने बैठ जाती हैं। मिस डिसूजा ने अब तक खाना सेट कर दिया था। खाने दिखने में बहुत लाजवाब लग रहा था और उसकी खुशबू तो कमाल की थी। खाना देखते ही मायारा के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने लेफ्ट हैंड खाना स्टार्ट करने वाली ही थी कि उसकी नानी जी बोलती हैं, बेटा तुम रुको, तुम्हारे हाथ में चोट लगी, मैं तुम्हें खिलती हूँ। पर मायरा उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। पर नानी जी उसकी एक नहीं सुनती है और कहती है, कैसे खाओगी तुम, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी, इधर लाओ मैं खिलाती हूँ। और उसके हाथ से स्पून लेके उसे खिलाने लगती है। मायरा भी फिर जयता मना नहीं करती और उन्हें हाथ से खाने लगती है। और खाना सच में बहुत टेस्टी था, बहुत जेदा, पर क्या करे, उसकी नानी तो चेफ रह चुकी है। मायारा आधा खाने खा लेती तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक बार अपने नाना की तरफ देखती, एक बार नानी की तरफ, फिर उनसे पूछती है, आप लोगों ने डिनर कर लिया? उसकी बात सुन नाना नानी एक बार उसको देखते हैं फिर एक दूसरे को, फिर नाना जी कहते, पहले आप खा लो बेटा, हम उसके बाद खा लेंगे। तभी मायारा का दूसरा सवाल सुन दोनों लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मायारा उनसे पूछती है, आप लोगों ने लंच और ब्रेकफास्ट किया था क्या? अब वो क्या जवाब देते, उन्होंने तो 2 दिन ठीक से कुछ खाया है नहीं जब से उन्हें मायारा के एक्सीडेंट का पता चला था। मायारा उनके एक्सप्रेशन देख समझ जाती है इन लोगों ने कुछ नहीं खाया है, वो भी शायद कल से। तो मिस डिसूजा जो वार्ड में ही एक साइड खड़ी थी उनसे कहती हैं, 2 प्लेट खाना ले आई, हेल्थी और प्रोटीन टेक हो पर ज्यादा हैवी ना हो। उसकी बात सुन मिस डिसूजा जी मैम कहती हुई वार्ड से बाहर चली जाती है। मायारा एक नज़र अपने नाना नानी को देखती है, वो कुछ कहना तो चाहती थी पर कहती नहीं है और नानी जी उसको वापस खाना खिलाने लगती है। 10 मिनट्स में मिस डिसूजा भी उन लोगों के लिए खाना लेकर आ जाती और टेबल पर सेट कर देती है। जब तक मायरा का खाना भी हो चुका था, इसलिए माया अपने फेस क्लीन करती हुई अपने नाना नानी को देख हल्की आवाज में कहती, आप दोनों लोग खाना खाए और डॉक्टर से जाकर चेकअप कराइए, फिर घर जाइए, आप लोगों को रेस्ट की जरूरत है। मायारा की बात दोनों लोग एक साथ कहते हैं, हम नहीं जाएंगे आपको अकेला छोड़। उनकी बात को मायारा बीच में ही काट के हल्की भारी आवाज में कहती है, मुझे ना नहीं सुनना है और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, सोच लीजिए क्या करना आपको और मेरी फिक्र मत करिए, मेरे लिए ये है। वो मिस डिसूजा की तरफ इशारा करके कहती है, इसलिए आप लोग जाइए।
मायारा की बात सुन अब उसके नाना नानी कुछ नहीं कह पाते और चुपचाप खाना खाने लगते हैं और इतने में मायरा मिस डिसूजा को कुछ समझाती है और वो उसे उसकी दवाई देती है। खाना खाने के बाद मायारा उन लोगों मिस डिसूजा के साथ भेज देती कुछ सिंपल टेस्ट बग्राह के लिए जो उसने उनको समझाए थे। वहां से सीधे घर जाने के लिए बोल दिया था। जाते जाते वो लोग उससे बोल के गए थे अगर कोई प्रॉब्लम को तो उन्हें डायरेक्ट कॉल करे और मायारा ने उनकी बात सिर्फ सर हिलाते हुए सुनी थी। उन लोगों के जाने के बाद थोड़ी ही देर में मायारा को दवाई की वजह से नींद आ जाती है। सीन चेंज, गोल्डन आइलैंड जहां माया और अभियान रहते थे। रात का समय माया को जाए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए थे। इस समय पूरे विला अंधेरा में डूबा था। जिस विला खूबसूरती दिन में तारीफ काबिल होती थी इस समय वही विला उतना ही डरावना लग रहा था। विला के मास्टर बेडरूम का हाल तो और भी बुरा था। बेडरूम की हर चीज टूटी बिखरी पड़ी थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। खिड़की सी चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। बैग के एक किनारे अभियान माया की फोटो को हाथ में लिया एकटक खाली आंखों से देख रहा था। उसके हाथों से खून बह रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, सर पर पट्टी थी। उस पूरे आइलैंड में उसके अलावा कोई नहीं था। माया की फोटो को देखते हुए अभियान अपनी टूटी हुई आवाज में कहता है, क्यों गई तुम मुझे छोड़कर, क्यों जाना, क्यों? तुमने मुझसे कहा था हम हमेशा साथ रहेंगे, हमारी फैमिली होगी। अभी तो हमें शादी करनी थी, साथ में बूढ़ा होना था, हमारे बच्चे। तुमने प्रॉमिस किया जाना, तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा, क्यों क्यों क्यों? या इतना कह वो जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख उस विलाये तक की उस इसलैंड में तक गूंज जाती है। अभियान फिर जोर से चीखते हुए कहता है, तुम बहुत बुरी हो, बहुत। तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई। प्लाज वापस आ जाओ, जाना प्लीज। तुमने कभी मुझे अपना प्यार दिखाने का मौका ही नहीं दिया। मैं बताना चाहता था तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हा, बहुत प्यार करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। प्लीज वापस आ जाओ, जाना। ऐसे ही माया को याद करते करते उसकी फोटो पर सर रखे ही अभियान कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। मायरा का वार्ड रात के 2 बजे के समय था। पूरे हॉस्पिटल में एक अजीब सी शांति थी और इससे बाहर अजीब बात यह कि मायरा के फ्लोर पर अभी एक भी गार्ड मौजूद नहीं था। तभी उस फ्लोर पर 2 लेदर शू के चलने की आवाज आती है, टक टक टक, और धीरे धीरे वो जूते वाले पैर मायरा के वार्ड के पास आके रुक जाते हैं। धीरे से वार्ड का गेट हल्की सी की आवाज के साथ खुलता है और एक शख्स मायरा के वार्ड के अंदर आता है और गेट वापस लगा देता है। वार्ड में मायरा अपने बेड पर लेटी गहरी नींद में सो रही उसे देखे वो शख्स बहुत हल्के कदमों से बेड के पास आता है, जैसे उसे डर हो कहीं उसकी जरा सी भी आवाज से मायरा की नींद न खुल जाए। वार्ड में इस टाइम बस हल्की सी बल्ब की रोशनी थी जिसमें अब उस शख्स का चेहरा साफ दिख रहा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये है मायरा डेड कुश सिंह राठौड़, MMA कॉर्पोरेशन के मालिक के SR कोल्ड स्वेट स्माइल नाम में। कितना वजन है यार। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, शार्प फेस फीचर, उनकी कुछ शक्ल मायरा के जैसी थी और खास तौर और उनकी आंखें हेजल हल्की ग्रीन जो बिल्कुल मायरा के जैसे थी, या कह लो मायरा की उनके जैसे जो उसे अपने डेड से बिरसात में मिली थी। बैग के पास आके वो बही साइड में रखे स्टूल पर धीरे से बैठ जाते हैं और मायरा के हाथ को अपने हाथ ले लेते हैं और दूसरा हाथ मायरा से सर पर धीरे धीरे सहलाने लगते हैं और कहते हैं, कैसा है मेरा बच्चा? फिर हल्के से मायरा का माथा चूमते हुए कहते हैं, मेरी प्रिंसेस अपने डेडा से नाराज तो नहीं है न? सॉरी मेरी जान, डेडा आपको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। मैंने आपको मना करा था यहाँ आने के लिए, फिर भी आप आए बिना मुझ बताया। मेरी बात कभी नहीं सुनती। आप इतनी जिद्दी क्यों है बेटा? आप यहाँ सब आपके दुश्मन बने बैठे, आप समझती क्यों नहीं है? यहाँ पता नहीं कौन हमारा अपना है और कौन हमारा दुश्मन। कब आप समझेगी हमें? आपको पता है हम कितना डर गए थे जब हमें पता चला आपका एक्सीडेंट हुआ है। जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा जैसे हमारी धड़कन रुक गई हो। कैसार जिससे दुनिया डरती उसे भी उस पल डर लगा। बेटा आप हमारी जान हो। इस समय उनके चेहरे लाचारी वाले भाव थी और कहीं ना कहीं आंसू में आंसू, जो ये बताने के लिए काफी थे कि वो मायरा से कितना प्यार करते हैं, मायरा उनके लिए क्या मायने रखती है। तभी उनके आंख से एक बूंद आंसू मायरा के उस हाथ पर गिर जाते हैं जो इस समय उन्होंने पकड़ा हुआ था। शायद वो अपनी भावनाओं पर काबू करने में नाकामयाब रहे। वो खुद को संभाल अपनी आंखों को साफ कर मायरा की हाथ पर हल्का सा किस करते हुए कहते हैं, पर अब आप फिक्र मत करो बेटा, आपके डेड उन लोगों का छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने आपके साथ ये किया, और आपके डेड आपसे प्रॉमिस करते आप जो मांगोगे आपके डेड वो आपके कदमों ला कर में रख देंगे और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। इतना कह वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और मायरा के सर पर फिर किस करते हैं और कहते, अब मैं चलता हूँ, जल्दी आपसे फिर मिलने आऊँगा, अपना ध्यान रखना। ओके माय प्रिंसेस। वो ऐसे मायरा से बातें कर रहे थे जैसे मायरा जा रही हो।
इतना कह वो जिस तरह आए थे उसी तरह वार्ड के बाहर चले जाते हैं और हॉस्पिटल से बैकडोर से निकल अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करते हैं। 2 रिंग में ही कॉल पिक हो जाता है और सामने से एक लेडी की हल्की भारी मगर फिक्र भरी आवाज़ आती है, कैसी है हमारी गुड़िया। उनकी बात सुन के एसआर अपनी नर्म आवाज़ में बोलते हैं, वो ठीक है। सामने से फिर वो लेडी बोलती, अब क्या सोचा है अपने, क्या करने वाले आप आगे। उनकी बात सुन के एसआर एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, अब हम वही करेंगे जो हमारी प्रिंसेस चाहती है, पर सिर्फ कुछ दिन के लिए, क्योंकि अभी उसकी खुशी इसी में है और हम उसे वो खिलौना ला के देंगे जो उसे चाहिए, जिससे उस खिलौने को भी तो अपनी औकात पता जानी चाहिए कि उसने किसका दिल दुखाया है या किसी बैट हो रही आगे टाकलेगा। केएसआर की बात सुन सामने से कुछ पल की शांति के बाद वो लेडी फिर बोलती है, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? इससे हमारी पोती को खतरा भी हो सकता है कुछ और उसका दिल भी दुख सकता है। जी हाँ, ये कोई और नहीं मायरा की दादी जानकी सिंह राठौर है। अपनी माँ की बात सुन के एसआर जवाब देते हैं, आप फिक्र मत करिए माँ, मैं हूँ अपनी बेटी को संभालने के लिए। जानकी जी फिर बस इतना ही बोलती है, ठीक है हमें आप पर भरोसा है। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, आप अच्छे से जानते हैं वो हमारे लिए क्या मायने रखती है। फिर फोन कट हो जाता है। इस समय उनके फेस पर काफी मिस्टीरियस एक्सप्रेशन थे और गाड़ी फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है और केएसआर खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मायरा का वार्ड। केएसआर के वार्ड से निकलते ही मायरा अपनी आंखें खोलती, उसकी आंखें हल्की लाल थी। अपनी गहरी हजेल डार्क ग्रीन आंखों से मायरा उसी गेट की तरफ देखने लगती है जिससे अभी केएसआर बाहर गए थे और फिर बेड से उठते हुए अचानक जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते कहती, ओ केएसआर, हा 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 केएसआर द ग्रेट बिजनेस टाइकून। केएसआर की आंखों में आंसू। ग्रेट, अगर ये बात दुनिया को पता चल गई तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। वो बेटी जिसे बचपन में घर से निकल दिया, उससे केएसआर इतना प्यार करते कि उसके लिए रो रहे हैं। वाओ। इस टाइम उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, जैसे वो किसी का मजाक उड़ा रही हो, खुद का, मायरा का या केएसआर का पता नहीं, पर वो इतना बोल अपने उसी हाथ को देखती जिसे केएसआर न पकड़ा था और उनके एक बूंद आंसू उसके हाथ पर गिर गया था। उसे देखते हुए हल्की गहरी आवाज में कहती, आपसे मिलकर अच्छा लगा दीदी, पर कभी सोचा नहीं था हम दोबारा ऐसे ही मिलेंगे। इतना बोल मायरा हल्का सा हंस देती है, आप सच में अपनी बेटी से बहुत प्यार करते दीदी, बहुत ज्यादा। पर इतना बोल मायरा थोड़ा रुकती है और खिड़की के बाहर देखते हुए कहती, पर शायद आपकी छोटी सी चूक ने आपकी बेटी की जान ले ली दीदी। वो आपकी बेटी थी, उसे आपके तरह स्ट्रांग होना चाहिए था, पर अपने उसे कभी उसे इस काबिल नहीं समझा कि वो अपनी मुश्किलों से लड़ सके और हमेशा उसके आगे खड़े रहे, उसे प्रोटेक्ट करने लिए। आपने उसे कभी उस काबिल नहीं बनने दिया जिसे वो खुद को मुश्किलों से बचा पाए, और आज जब आपके पास ना होने की वजह से वो उस छोटी सी प्रॉब्लम से भी खुद को नहीं बचा पाए। इस समय उसके आंखों में हल्की सी नमी थी, वो किस लिए उसे भी नहीं पता था। फिर वो एक गहरी सांस ले आगे कहती है, मुझे तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, पर पता नहीं आपको कैसा लगेगा मुझसे मिलकर दीदी। इंतज़ार है मुझे सही समय का जब मुझसे मिलने आओगे और मैं आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दूंगी जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। इतना कह होठों पर एक खन्नाक स्मेल आ जाती है। फिर मायरा अपनी जगह से उठ खिड़की के पास जाके खड़ी हो जाती और चांद को देखते हुए कहती, एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ कहती है, कैसे हो माय लव, मुझे उम्मीद है तुम मुझे याद कर रहे होंगे, मेरे लिए रो रहे होंगे। फिर हल्का सा हंसते हुए कहती, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे याद करते हो, मेरे लिए तड़पते हो, और यही तड़प तो मुझे पागल बनाती है। एक सांस छोड़ते हुए माया आगे बोलती है, पर तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी माया तुम्हारे पास होगी, वो भी एक सरप्राइज के साथ। माय लव, ओ आई मिस यू माय अभी, मिस योर स्मेली, मिस योर वर्मनेस, आई वांट यू बेबी, लव यू सो मच, यू आर ओनली माइन। ये सब बोलते हुए वो एक टक चांद को ही देख रही थी। दूसरी तरफ अभियान अभी भी जमीन पर माया की फोटो पकड़े हुए लेटा था। तभी खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आता है और जिससे अभियान थोड़ा सा हिलता है। उसे ऐसा लगता है जैसे माया उसके आसपास है और उसके लब धीरे से माया का नाम लेते हैं, आई ओनली लव यू टू माया, और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है जिससे उसका मुरझाया हुआ चेहरा चमक जाता है।